हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जो बात करेंगे वो क्लास टेंथ मतलब जितने भी विद्यार्थी जो है क्लास टेंथ में हैं और यूपी बोर्ड 2026 में मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या 6 नंबर टाइप क्वेश्चन, यानी जो 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है 1 नंबर वाले क्वेश्चन हमने बता दिए हैं और उसी तरीके से 2 नंबर वाले भी क्वेश्चन हमने बता दिए हैं। उसके बाद आपका 4 नंबर भी ख़त्म हो चुका है। अब ये लास्ट रहा आपका 6 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो मैथ्स का जो क्वेश्चन होता है वो 1 नंबर में देखने को मिलता है, 2 नंबर का देखने को मिलता है, 4 नंबर का देखने को मिलता है और लास्ट में 6 नंबर का देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो जिसमें से आप सभी को पता है 1 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो 20 क्वेश्चन होते हैं, जो कि एक-एक नंबर के होते हैं। 2 नंबर का आपका क्वेश्चन आपको हल करना होता है, 6 क्वेश्चन होता है। और ये जो 4 नंबर के क्वेश्चन है ये आपको जो है 5 ठो देखने होंगे और ये जो 6 नंबर का होगा ये आपका टोटल कितना क्वेश्चन होगा, ये 3 क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये जो 3 क्वेश्चन है इधर से ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे महत्वपूर्ण आपके लिए ये भी है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि आपको ये 20 नंबर देकर जाएगा, तो इसको आप लोग नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। ठीक है, और ये भी काफ़ी अच्छे नंबर है भाई। ये एक क्वेश्चन जो है 6 नंबर का होता है, तो आप गुणा कर लो, 3 क्वेश्चन आता है, 3 छक्का हो जाएगा कितना 18। 18 नंबर यहाँ से आपका जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और 5 चौके 20 यहाँ से आपका क्लियर हो गया और 6 दूना का यहाँ पर आपका 12 हो गया है। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका पूरा टोटल नंबर बन जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन है हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये दिया गया है आपका प्रश्न नंबर पहला, और प्रश्न नंबर पहला में क्या बोल रहा है, पिता की उम्र। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। कह रहा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। ठीक है, ये बोला, ये पहली कंडीशन हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ऐसा आपको क्वेश्चन देगा और इस तरीके का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को ही मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको सॉल्व या फिर हल जो भी आप चाहो लिख लो। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद अब देखिए हमें यहाँ पर नहीं पता है कि दोनों की वर्तमान क्या है, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे। तो आपको लिखना क्या होगा, माना। ठीक है, माना पिता की वर्तमान आयु। ठीक है, तो मान लीजिए पिता की वर्तमान आयु कितना मानिएगा, x वर्ष मान लीजिए आप। ठीक, क्या मानिएगा, x वर्ष। क्योंकि हमें पता नहीं है इसकी वजह से जब पता नहीं होता है तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर लिखिएगा तथा पुत्र की वर्तमान, ठीक है, वर्तमान आयु बराबर में मान लीजिए क्या, y वर्ष। तो ये आपका कंडीशन हो चुका है, मतलब हमने दोनों को मान लिया है कि माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, y है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है, अब प्रश्न में क्या बोल रहा है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। जो पिताजी की उम्र है, यानी पिताजी की जो उम्र है वो पुत्र की उम्र की कितनी गुनी है, तो 7 गुनी है। तो 7 से आपको गुणा करा देना होगा। ठीक है, अब आपको लिखना क्या होगा, यहाँ पर लिखना होगा x बराबर में, यहाँ से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 7y हो जाएगा। अब आप चाहे तो पंचांतर इसको कर लीजिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, x माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, समीकरण नंबर 1 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं।
अब यहाँ पर क्या रहा है, दूसरा आपका कंडीशन 2 वर्ष पहले की बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है, इस लाइन को आप अच्छे से समझिएगा, 2 वर्ष पहले। तो यहाँ से आप लिख लीजिए 2 वर्ष पहले, ठीक है, 2 वर्ष, 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले। तो देखिए अभी पिताजी कितने वर्ष के हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यक्स वर्ष के हैं। यहाँ पर पिता की वर्तमान आयु क्या है, यक्स है। अगर 2 साल पीछे आप ले जाइएगा तो जो पिता की आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो एक्स माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 वर्ष पीछे जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। और बराबर में जब अगर 2 वर्ष पीछे पिताजी का वर्ष आप ले जा रहे हैं तो 2 वर्ष क्या हो जाएगा, पुत्र का भी वर्ष जो है 2 वर्ष पीछे ले जाना होगा आपको। तो कंडीशन में बोल रहा है कि 2 वर्ष पहले, आप यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र, ठीक है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। कितनी गुनी, 13 गुनी। तो यहाँ से आप समझिएगा 2 वर्ष पहले पिताजी की जो उम्र थी वो पुत्र की उम्र की कितनी गुनी थी, 13 गुनी थी। तो यहाँ पर पुत्र की उम्र में 13 से गुणा करा देना होगा। उसके बाद आपको करना क्या होगा, देखिए यहाँ पर, तो x माइनस 2 ब्रैकेट को खोल दीजिए, यहाँ 13 से गुणा करा दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 13y, माइनस में कितना हो जाएगा, 13 गुना आपका 26 हो जाएगा, ठीक। y को पंचांतर करिए, ये 2 को इधर पंचांतर करिए, तो क्या करिएगा, x, ये 13 पंचांतर हो जाएगा तो 13 माइनस में y ये हो जाएगा, और बराबर में यहाँ पर आपका बचेगा क्या, माइनस में 26, और ये दो जो है पंचांतर करिएगा तो ये प्लस में आपका यहाँ पर इधर हो जाएगा 2 हो जाएगा। इतना होने के बाद अब आपको करना क्या होगा, अब आपको लिखना होगा यहाँ पर x माइनस में 13 यानी 13 इक्वल टू, ये माइनस में ये प्लस में है, जब प्लस और माइनस होते हैं तो मान जो है घट जाता है, और 26 में से आप घटाइएगा 2 तो 24 बचेगा, और इस तरीके से ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 और 2 की अगर बात करें तो इसमें यक्स है, इसमें भी यक्स है, तो यक्स को लेकर हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक्स प्लस में है, ये इधर भी प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। कहने का मतलब ये हुआ कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 जो है वो क्या है, तो 7 एक्स माइनस में 7y इक्वल टू में क्या है, तो 0 है। और आपका दूसरा जो समीकरण बना है वो क्या है, x माइनस में कितना, तो 13y इक्वल टू में दिया गया, माइनस में यहाँ पर 24 दिया गया है। अब घटाने की बात हुई तो सबके आगे लगा देते हैं माइनस और घटा लेते हैं। तो देखिए x, ये x और ये x तो कट जाएगा, ये माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएगा, ऊपर वाले के साथ माइनस लगाया, और प्लस माइनस माइनस मतलब घटाना होगा। तो 13 में से आप घटाएगा 7 को, तो यहाँ पर आपका बचेगा 6 और प्लस में, क्यों, क्योंकि 13 के आगे प्लस हो चुका है और 13 बड़ा भी है, तो 6y हो जाएगा। ये माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो अब क्या करिएगा, y का मान निकालना है, तो लिखेंगे y बराबर 24 अपान में हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अब क्या करिएगा, यहाँ पर लिखिएगा y बराबर 6 से काटिएगा तो 6 से लगभग ये 4 बार में, लगभग नहीं 4 बार में ये कट जाएगा। तो जैसे ही आपका y का मान पता चल गया, आप x का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल लिखिएगा फिर क्या, y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 आपका क्या है, x माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 7 इक्वल टू y की वैल्यू है यहाँ पर 4 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x माइनस 7 चौके होता है 28 इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा x बराबर, ये 28 को पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, प्लस में हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो x होगा वो पिता की आयु होगा और y जो होगा वो पुत्र की आयु होगा। तो यहाँ पर आप नीचे दिखा दीजिए, अतः
पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु। तो पिता की उम्र निकल के आया यहाँ पर 28 और कामा पुत्र की कितना निकला है 4 वर्ष। और इस तरीके से ये आपका हो चुका है पूरा क्वेश्चन समाप्त। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बोल रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बुन, यहाँ पर क्या बोल रहा है पाद बिंदु बोल रहा है। पाद बिंदु का मतलब होता है मुख्य बिंदु, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो मुख्य बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और इस चैप्टर से, जिस चैप्टर का ये क्वेश्चन है, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा और वो भी 6 नंबर का आपको पता होगा। तो सबसे पहले कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के मुख्य बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले एक ठो जो है मीनार हम बना लेते हैं। मीनार आपका कुछ ये मान लीजिए ये आपका हो गया मीनार। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। यानी भूमि का एक बिंदु है जो मीनार से कितना है, मीनार के मुख्य बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये मीनार का ये हो गया पाद बिंदु और इससे एक बिंदु यहाँ पर है और उसकी जो दूरी है वो कितना है तो 30 मीटर दूर है। उसके बाद कह रहा है मीनार के शिखर का, मीनार ये हो गया, इसका शिखर यहाँ पर हो गया, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। तो शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। तो कहने का मतलब इसको आपको मिलाना होगा इसमें और यहाँ पर जो आपका कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा तो 30 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है, जो कि यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई ये वाला आपको, मीनार की ऊंचाई को हम h से दर्शाते हैं तो h से दर्शा दीजिए। अब इसका नाम दे दीजिए तो A, B और C। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए माना। माना क्या मानिएगा, मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई क्या मानिएगा h मीटर है। ठीक है, h मीटर है मान लीजिए। तो देखिए अब इसको अब कैसे हल करेंगे। अब आप लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी सी। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा त्रिभुज ए बी सी से, आपको इतना लिख देना होगा। अब लिखने के बाद हम क्या करें भाई, अगर आपके दिमाग में अगर चलता है कि सर इसके बाद हम करें तो करें क्या भाई, इतना तो हम कर ले जाते हैं लेकिन इसके बाद क्या करें। आप सभी लोगों ने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, कॉड, सेक, कोसेक के बारे में पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर लंब और आधार की बात कर रहा है। तो जो लंब और आधार किस, कौन सा फार्मूला होता है यानी किसके बराबर होता है, तो ये होता है tan थीटा के बराबर। tan थीटा अगर आपसे मान पूछा जाएगा tan थीटा बराबर क्या होता है तो लंब बटे आधार होता है। आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर लंब और आधार दो चीज़ की बात हुई है। तो यहाँ पर वैसे भी हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर tan को ही लेंगे। तो यहाँ पर आप लीजिएगा क्या tan थीटा, क्योंकि यहाँ पर थीटा का मान दिया है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 30 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान आपको पता है तो आप लिख सकते हैं भाई। तो थीटा बराबर में क्या लिखिएगा, tan थीटा बराबर क्या लिखिएगा ए बी लिखिएगा, ए बी अपान में क्या लिखिएगा तो बी सी लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखिएगा क्या tan थीटा की वैल्यू आपको दिया गया है 30 डिग्री दिया गया है तो 30 डिग्री लिखिएगा। और ए बी का मान हमें क्या दिया है एच दिया है तो एच लिखिए, बी सी का मान कितना दिया है 30 दिया है तो 30 लिखिएगा। अब tan के 30 अंश का मान होता कितना है आप सभी को पता होना चाहिए, tan 30 अंश का मान कितना होता। ठीक है, तो आपको tan 30 अंश का मान पता होना चाहिए। ये एक सारणी में आपको जो है, आप सभी को सारणी वाला टेबल अगर आपको नहीं आता निकालें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया कीजिए
कि हमको ये नहीं आ रहा है प्लीज़ बताइए इसको। तो tan 30 अंश का मान जो होता है 1 में क्या होता है रूट में 3 होता है। ये tan 30 अंश का मान होता है h/3। ये इसका ये हो गया। अब क्या करिएगा तिरछा गुणा कर लीजिए आप। तो 30 का गुणा 1 में करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 30 एकम 30 और रूट 3 का गुणा जब इसमें करिएगा तो रूट में यहाँ पर 3 हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा h हो जाएगा। अब क्योंकि हमें h का मान चाहिए तो रूट 3 को यहाँ से हटाएंगे तो h को हम एक साइड इधर लिख देते हैं राइट साइड में। तो h बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पर 30 ऊपर है तो 30 ऊपर रहेगा, रूट 3 आपका चला जाएगा यहाँ पर नीचे। अब यहाँ से आपको कर लेना होगा परमेयीकरण। परमेयीकरण का मतलब रूट 3 जो है इसको हम गुणा करेंगे ऊपर भी और इसको हम गुणा करने वाले हैं नीचे भी। तो जब इतना हो जाएगा तो अब करिएगा क्या, तो यहाँ पर लिखिएगा h बराबर, यहाँ पर गुणा करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 30 अंडा रूट में 3 हो जाएगा। नीचे गुणा करिएगा तो यहाँ पर केवल और केवल 3 हो जाएगा। ये कट जाएगा यहाँ पर, तो कटेगा कितनी बार में 10 बार में। तो यहाँ पर 10 अंडा रूट में यहाँ पर हो जाएगा 3 और साथ में क्या हो जाएगा इसका मात्रक मीटर। और इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है आपका समाप्त हो चुका है। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। इतना आप करते हैं तो आपको जो है यहाँ से 6 नंबर प्राप्त हो जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के 3 ही क्वेश्चन आते हैं तो हम 3 क्वेश्चन जो है हल करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिखने वाले हैं सॉल्व। ठीक, सॉल्व हो गया। अब सॉल्व लिखने के बाद अब हमारा जो समीकरण दिया गया वो यही दिया गया है। ये क्या है, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये 6 नंबर का आपको देखने को मिलता है, आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल देखने को मिलता है ये वाला क्वेश्चन भाई। क्या मिलता है, हर साल देखने को मिलता है। तो अभी समीकरण हमारा सही नहीं है तो इसको सबसे पहले आप सही रूप में बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या हम नोट करने वाले हैं, नोट करेंगे 7x माइनस में यहाँ पर 2y अपान में क्या करेंगे एक्स वाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अब क्या करिए एक्स वाई को अलग अलग भागों में हम तोड़ते हैं। तो कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पर लिखिएगा आप 7x और इसके बटे में क्या लिखिएगा तो x साथ में y माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 2y अपान में क्या हो जाएगा क्या x और y इक्वल टू में यहाँ पर क्या हो जाएगा क्या, यहाँ पर 5 है तो आप 5 को ज्यों करते हैं रहने दीजिए। ये x और x कट जाएगा तो यहाँ पर आपका बचेगा 7 बटे में y, आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। y से y यहाँ पर कट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 और बट्टे में क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा इक्वल टू में यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8x प्लस में यहाँ पर 7y अपान में क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स वाई जो भी दिया गया है, उसके बाद हो जाएगा इक्वल टू में 15 यानी 15। अब इसको भी हम सेम तरीके से तोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 8x और प्लस 8x लिखेंगे और बटे में क्या लिखेंगे एक्स वाई प्लस में यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 7y अपान में क्या लिखेंगे एक्स वाई इक्वल टू में यहाँ पर क्या करेंगे 15। ये हो गया। यक्स और यक्स यहाँ पर कट जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका बचेगा क्या, तो 8 अपान में क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा प्लस में यहाँ पर वाई से वाई कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ पर 7 और बटे में क्या हो जाएगा तो एक्स हो जाएगा इक्वल टू में क्या हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 हो चुका है। अब देखिए आपको करना क्या होगा। तो अब जो है अगर आप इसमें 7 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर भी 14 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि समीकरण 1 में आप मान लीजिए हम 7 से गुणा कर देते हैं, समीकरण 2 में हम क्या करते हैं 2 से गुणा कर देते हैं। क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि हमें कोई एक टर्म बराबर करना होता है। आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए। तो जैसे ही 7 से गुणा करेंगे तो 7 सतह यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या 49 और बट्टे में यहाँ पर वाई हो जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा 7 दूना हो जाएगा यहाँ पर 14 और बट्टे में क्या हो जाएगा तो x हो जाएगा यहाँ पर 7 बचे 35 हो जाएगा। और ये समीकरण एक नया समीकरण यानी समीकरण नंबर 3 प्राप्त होगा। उसी तरीके से हम इसको गुणा करेंगे तो 8 दूना का 16 बट्टे में y और प्लस में 7 दूना का 14 बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू 15 दूना हो जाएगा कितना तो 30 हो जाएगा। और ये हो गया समीकरण नंबर 4 हो गया, ठीक है। तो समीकरण नंबर 4 हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, ये 14/x लिखा है माइनस में, ये 14/x लिखा है प्लस में। तो हम समीकरण 3 और 4 को अगर जोड़ेंगे तो यक्स वाला मान जो है कट जाएगा, ठीक है, समझिएगा।
तो यहाँ पर आप लिखिएगा क्या, समीकरण नंबर 3, ठीक, और प्लस लगा दीजिए। यहाँ पर लिखिएगा फिर समीकरण नंबर यहाँ पर लिखिएगा 4। तो ये हो गया। अब 3 वाला जो समीकरण हमें दिया गया वो कितना दिया गया, 49/y माइनस यहाँ पर 14 और बट्टे में क्या हो जाएगा x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। दूसरा जो हमारा समीकरण दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो 16/y प्लस में दिया गया यहाँ पर 14 बट्टे में x इक्वल टू में कितना दिया गया है, तो यहाँ पर 30 दिया गया है, ठीक। अब यहाँ पर जोड़ने की बात हुई है भाई, तो जोड़ना होगा। जैसे भिन्न का जोड़ आप जोड़ते हैं उसी तरीके से जोड़ेंगे, ठीक है, ठीक। तो चलिए 49 और 16 यहाँ पर अगर आप जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका 65, ठीक है। 65/y, ये 14x, ये 14x कट जाएगा, 14/x 14/x, क्योंकि माइनस और प्लस में है, इक्वल टू ये 35 और 30 को जोड़ेंगे तो यहाँ भी आपका 65 प्राप्त हो जाएगा। तो 65 से 65 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर प्राप्त होगा आपका 1/y इक्वल टू में यहाँ पर 1। तो अगर y का मान यहाँ से ज्ञात करिएगा तो y का मान यहाँ से निकलेगा 1 निकलेगा, ठीक है। और जब हमारा y का मान निकल गया तो y का मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं, तो हमें x का भी मान पता चल जाएगा। तो यहाँ पर चलिए अब लिखिए यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में, ठीक है, रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 आपका क्या दिया गया है यहाँ पर 49/y माइनस में यहाँ पर दिया गया क्या 14/x इक्वल टू में यहाँ पर कितना दिया गया है 35 दिया गया है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा 49/y का मान 1 है, माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पर है क्या 14 और बटे में x इक्वल टू में यहाँ पर कितना है तो 35 है, तो 35 लिख देंगे। अब क्या करिएगा यहाँ पर माइनस में 14 और बटे में x है, तो इसको आपको ज्यों का त्यों छोड़ देना है। यहाँ पर आपको लिखना है क्या 35 और ये जब ये माइनस करेंगे तो ये माइनस में क्या हो जाएगा तो 49 हो जाएगा, ठीक। अगला स्टेप जो होने वाला है आपका क्या हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर 14 बटा में x ज्यों का त्यों रहेगा। अब देखिए 9 में से ये प्लस माइनस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो यहाँ पर घटाइएगा तो ये क्या बचेगा यहाँ पर 4 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा लेकिन माइनस में है, ठीक है। तो ये और 14, ये वाला 14 भी कट जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से जब कट जाएगा मान, तो जो x का मान प्राप्त होगा यानी 1/x प्राप्त होगा, 1/x इक्वल टू में 1, तो x का मान कितना प्राप्त हो जाएगा 1 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर x और y का मान हमने ज्ञात कर लिया, ये y का मान रहा, ये x का मान रहा। तो इस तरीके से जो हो गया आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आई होप आप सभी लोग को समझ में भी आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।